तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने में इनकी बड़ी भूमिका रही। अगर ये होते, जीतन राम मांझी होते तो निश्चित रूप से उधर सरकार बन सकती थी। रामेश्वर महतो जी को जोड़ा है उन्होंने। रामेश्वर महतो जेडीयू के कभी बैकबोन हुआ करते थे। प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी बनाई, वो पूरी तरह से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आरसीपी सिंह की बात करें आप, आरसीपी सिंह, तो आरसीपी सिंह भी आप देख रहे हैं कि अपनी पार्टी बनाए हैं। बहुत हद तक उन्होंने जिस तरह से फैसले लिए, उन फैसलों में कई ऐसे फैसले थे उनके जो चौंकाने वाले भी थे। जैसे उन्होंने एक फैसला लिया था जदयू छोड़ने का। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। हर रोज की भांति आज फिर से चर्चा गरम लेकर आए हैं हम। और देखिए, चर्चा गरम में आज चर्चा होगी बिहार के उन छत्रपों की जो बिहार में बड़े गठबंधनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, देखिए, चुनाव 2025 बिहार विधानसभा का है, जो कि अब धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है और दोनों ही गठबंधन इतनी मजबूती के साथ चुनाव तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि वो सीएम फाइनल हो चुके हैं, बस शपथ लेना बाकी है। इस तरह की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब बिहार में कुछ जाति समूह के लोग हैं, कुछ क्षत्रप हैं, कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, करीब आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो दोनों ही गठबंधनों की गणित को बिगाड़ सकते हैं। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये छत्रप कौन है और कैसे, किन समीकरणों के आधार पर ये बड़े गठबंधनों का, बड़े पॉलिटिकल पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बाबा देखिए सागर, हम पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा कर रहे हैं और अब ये चर्चा धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी। 2020 के चुनाव को यदि आप गंभीरता से देखें तो 2020 के चुनाव में कई छत्रपों ने काम बिगाड़ा था। जैसे आप देखे होंगे कि एनडीए गठबंधन से बाहर होने के बाद चिराग पासवान ने क्या कुछ किया था, महागठबंधन से बाहर होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया था, और इसके अलावा भी छोटे छोटे और भी कई दल थे। जैसे पप्पू यादव थे, पप्पू यादव ने एक अलायंस बनाया था, उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलायंस बनाया था, अकेले दम पर लड़े थे चिराग पासवान। तो ये सभी चीजें देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि सरकार बनाने की जो स्थिति थी एकदम नेक टू नेक चल रहा था। सरकार बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। अब जो 2025 का चुनाव होने वाला है, और खास करके 2025 का चुनाव इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी बात जो होने जा रही है वो ये कि इस चुनाव के बाद आपको चुनाव नहीं होगा, एक देश एक चुनाव हो जाएगा। अब इस तरह का चुनाव तो होगा नहीं। अब तो नहीं। एक देश एक चुनाव होने जा रहा है और एक देश एक चुनाव के लिए आपको दोनों तरफ की शक्ति संचय करनी होगी। हाँ, मतलब जिसका माहौल नेशनल लेवल पर रहेगा उसका माहौल बनेगा। तो इस स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, या तो किसी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे जिससे कि वो दोनों जगह अपना गोटी सेट कर सके, या फिर अपनी शक्ति को संचित करके इस तरह से लेके आएंगे कि उनको या तो क्षेत्र में रहना है या फिर केंद्र में रहना है। तो इसके लिए जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, और खास करके ये दोनों गठबंधन जो नजर आपको आ रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले हैं। बिल्कुल। उनमें अगर नाम हम देना शुरू करें तो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे नाम हैं, जिनमें से कुछ नामों को हमने शॉर्टलिस्टेड किया है। अब जैसे आप पशुपति कुमार पारस से शुरुआत कीजिए। पशुपति कुमार पारस मजे हुए राजनीतिज्ञ है। बिल्कुल है, आज ही वो एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचे। जी, अगर मजे हुए राजनीतिज्ञ नहीं होते, कल पहुंचे अगर मजे हुए राजनीतिक नहीं होते तो आपको पता है कि अपने भतीजा को झटका देकर के उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने का काम कर लिया था, और ऐसा वैसा शामिल नहीं हुए थे। 5 सांसद तोड़ लिए। जी, ऐसा वैसा शामिल नहीं हुए थे। 5 सांसद के साथ वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और अपने भाई की जो पूरी विरासत थी, उस विरासत पर अपना खूंटा गाड़ दिया। यहाँ तक कि चिराग पासवान बिल्कुल अकेले हो गए थे। तो खैर, इन सारी बातों को अगर आप देखते हैं गौर से, तो आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उनका क्या स्थिति है ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। 2005 से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें वो दोनों बार चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद यहां तक कि 2015 में चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया था। वो अवसर आपको पता है ना क्या हुआ था कि जब 2017 में नीतीश कुमार गए थे उधर, तो उनको एमएलसी भी बनाया गया और मंत्रिमंडल भी उनको दिया गया था। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आज भी राजनीति में वो
कह रहे हैं कि 243 में लड़ेंगे। कभी लालू प्रसाद को अपने यहाँ बुला लेते हैं दही चूड़ा पे, तो अलगे कहानी कही जाती है। लेकिन बाबा जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान थे तब तक इनके 10 हाथ घी में थे। बिल्कुल। उसके बाद से थोड़ी सी स्थिति, रामविलास पासवान के रीजन में बहुत सारे ऐसे लोग थे। रामविलास पासवान थोड़ा सा ओपन हृदय वाले व्यक्ति थे। उनके यहाँ आप घर पर भी जाइएगा दिल्ली में, तो कोई भी इलाज कराने के लिए जाए उसके लिए 24 घंटा उनके यहाँ लोग तैयार रहते थे। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने जो चिराग पासवान के साथ किया या पार्टी के साथ जो भी किया, उसको लेकर के ये टारगेट पर आ गए। और आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि बहुत ज्यादा तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक डर बनाने के लिए कि लेकिन एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे याद आ रहा है बाबा, मैं तो चुनावी यात्रा पे लगातार हूँ। विक्रम गया, फिर पाली गया, फिर छातापुर में मैंने किया। पासवान समाज के लोगों के पास जब लोगो जाता है, और एक ही बात मैं पूछता हूँ, जरूर पूछता हूँ, चाहे वो क्षेत्र कोई हो, पासवान समाज का नेता कौन? पहला शब्द चिराग पासवान। दूसरा मेरा सवाल रहता है, पशुपति पारस को पशुपति पारस नहीं बोले। पहले तो कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं पशुपति पारस कौन है, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो नहीं, चिराग पासवान जी। तो ये बातें हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ पशुपति कुमार अगर किसी खेमे में का हिस्सा बन जाते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव को कुछ ना कुछ तो हद तक प्रभावित करेंगे। जो लेगेसी इनकी चली आ रही है या इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आज भी सूरजभान सिंह जैसे कई ऐसे नेता हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो वोटों को ट्रांसफर कराने की कला जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक छत्रप है जो कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। सूरजभान सिंह कब तक इनके साथ रहते हैं, ये भी तो सवाल है। ठीक है, वो अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर आरसीपी सिंह की बात करें आप, आरसीपी सिंह, तो आरसीपी सिंह भी आप देख रहे हैं कि अपनी पार्टी बनाए हैं। बहुत हद तक उन्होंने जिस तरह से फैसले लिए, उन फैसलों में कई ऐसे फैसले थे उनके जो चौंकाने वाले भी थे। जैसे उन्होंने एक फैसला लिया था जदयू छोड़ने का, वो काम तो उन्होंने किया। जदयू छोड़ने के बाद बीजेपी गए, वहां उनको सही सम्मान नहीं मिला। उनके कई लोग जो उनके साथ डाई हार्ड फैन थे उनको भी कोई स्थान नहीं मिला। तो अंततः आपने देखा उन्हीं में से एक है अमित कुमार, जिन्होंने अमित सिंह ने अपनी पार्टी भी बना ली, युवा समृद्धि दल बनाया। तो ये सभी चीजें चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह भी एक ऐसे छत्रप हैं जो अगर ठान ले या उनको जिस तरह का सपोर्ट प्राप्त है उस हिसाब से कुर्मी कुशवाहा को लेकर के उनके पास जो वोट बैंक है, जो इतने दिनों तक करीब 2 दशक के आसपास उन्होंने जो काम किया है नीतीश कुमार के साथ या अन्य राजनीतिक गलियारे में, उसके आधार पर वो डैमेज कर सकते हैं, निश्चित रूप से वोट काट सकते हैं। हालांकि अभी उनके जाति के हैं, अभी कुर्मी एकता रैली हुई है जी। मैंने अभी टेस्ट ट्रायल नहीं है, लेकिन संभावनाएं जो नहीं परखा जाता है उस पर ज्यादा उम्मीद लगाई जाती है कि ये बहुत कुछ करेगा। तो हो सकता है वो भाजपा कहीं अंदर खाने में रखी हो एक, निश्चित रूप से इसमें कोई तो राय नहीं है। हो सकता है कि भाजपा द्वारा ही पोषित हो, ये भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में ये तो है। इसके बाद आप नाम प्रशांत किशोर का भी ले सकते हैं। प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी बनाई, वो पूरी तरह से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छे अनुभवी हैं क्योंकि राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उनकी पार्टी से लेकर के कांग्रेस के लिए, कांग्रेस से लेकर के नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के साउथ के कई राज्यों में आप चले जाइए। अभी भी साउथ के एक हीरो है विजय थलपति की या कुछ ऐसे नाम है उनका, तो उनके लिए कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लिए काम करना शुरू किए हैं। वहीं बिहार में भी वो धीरे धीरे करके लोगों को जुटाना शुरू किए हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से 4 सीटों के उपचुनाव में उन्होंने एवरेज 10,000 वोट लाया है, तो निश्चित रूप से ये डैमेज जरूर करेंगे। 10% वोट, हाँ, जो 10% जो वोट लाया है उन्होंने, तो मिला जुला करके एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो डैमेज जरूर करेंगे। बिल्कुल। हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि 10% लाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा भी लाए, उससे कम भी ला सकते हैं। लेकिन जिस खेमे में जिनके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे उनको तो डैमेज जरूर करेंगे और वोट तो काटेंगे ही ना, निश्चित वोट काटेंगे ही। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में ये भी सरकार बनाने में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने में इनकी भी बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावे आप बात कर सकते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने भी अपने आप को जिस तरह से तैयार किया है, अभी एनडीए का, माफ कीजिएगा, महागठबंधन का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ स्विच करेंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी को संगठित किया है और अलग अलग जातीय समूह को जोड़ करके काम कर रहे हैं, उसको लेकर के आपको नजर आ रहा होगा कि ये भी एक बड़े फैक्टर हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने में इनकी बड़ी भूमिका रही। अगर ये होते, जीतन राम मांझी होते,
तो निश्चित रूप से उधर सरकार बन सकती थी, बिल्कुल बन सकती क्योंकि थी, ये सभी लोग, ज्यादा डिफरेंस नहीं था जी, ये सभी लोग मात्र 7 सीटों का डिफरेंस, 7 सीट 12,000 वोट, बस यही अंतर था। तो ऐसी स्थिति में जिसमें कि 1.7% वोट तो खाली उपेंद्र कुशवाहा लेकर आए थे, 2%, 2.5% के आसपास चिराग पासवान लेकर के आए थे। इन सभी लोगों के वोट बैंक को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ था, 4-4 सीट ये दोनों जीत करके आए थे। ये 4-4 ही सीट मान लेते हैं कि जीत करके आते, तो 7 सीट की जरूरत है, 8 सीट तो इनके पास था ही। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में सरकार तो बन ही जाती, लेकिन उन्होंने बड़ा एक अंतर पैदा किया। इस बार के चुनाव में भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बनाने और नहीं बनाने में इनकी बड़ी भूमिका होगी, सरकार किसकी बनेगी उसमें भी इनकी भूमिका होगी। इसके अलावे बात हम करें आईपी गुप्ता की, आईपी गुप्ता पान समाज, आईपी गुप्ता भी एक ऐसे फैक्टर बनते जा रहे हैं, और बनते क्या जा रहे हैं, वो बन चुके हैं, जिसमें वो कम से कम 80 लाख की आबादी, जो जैसा कि वो कहते हैं कि उनकी आबादी 80 लाख ताती तत्वा और पान समाज की है, उसको लेकर के जिस तरह से वो एग्रेसिव है और उनका समाज जिस तरह से एग्रेसिव है, उसे लेकर के भी ऐसा लगता है कि एक बड़े छत्रप के रूप में सामने आ गए हैं। अगर वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होते, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो और ज्यादा घातक हो जाएंगे वो। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके लोग और किसी को वोट नहीं देने वाले हैं। ये इस तरह के तोता बन गए हैं लोग कि जहां वो कहेंगे वहीं वो बटन दबाएंगे। बिल्कुल, मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पार्टी बनाने जा रहे हैं हम लोग, कोई ये नहीं है। तो निश्चित रूप से एक छत्रप के रूप में ये भी उभर के सामने आ रहे हैं। अब आप कहिएगा कि इसमें जीतन राम मांझी भी एक छत्रप हैं, तो निश्चित रूप से वो भी हैं, वो भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और उनके प्रदर्शन करने का तरीका भी कुछ अलग ही है, और नहीं तो परिवार के ही लोग हैं, तो इसलिए वो भी कहीं मूव करने वाली बात नहीं है, जहां जाएगा पूरा परिवार उठ के जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार बनाने में उनकी भी भूमिका बड़ी होने वाली है। इनके अलावे आप बात कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। ये उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े फैक्टर बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए में हैं, लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में नए नए लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि रामेश्वर महतो जी को जोड़ा है उन्होंने। रामेश्वर महतो जेडीयू के कभी बैकबोन हुआ करते थे, बिल्कुल, वो नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हैं, और खास करके जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में भी उनकी पैठ अच्छी खासी है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक ऐसे छत्रप हैं जो सरकार बनने और बिगड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि लगभग उन्होंने पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें एक गठबंधन के रूप में अगर देखा जाए तो 6 सीट जीत करके आए थे जी। 5 सीट एआईएमआईएम जीत करके आया था और 1 सीट बीएसपी जीत करके आया था। तो 6 सीटें वो जीत करके आए थे, और इस बार तो ऑलरेडी वो एक गठबंधन का हिस्सा है एनडीए के। हालांकि वहां बहुत मजबूती से हैं, लेकिन आने वाले समय में जीत हार का एक बड़ा आंकड़ा जो है उनके तरफ प्रस्तुत किया जा सकता है, और वो उसके बड़े फैक्टर हो सकते हैं। 2020 में उन्होंने लगभग 7.44 लाख वोट लाया था। 2015 में बात करें तो 9.77 लाख वोट लाया था, 23 सीट पे लड़े थे, 2 सीट जीते थे। हालांकि 2020 में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। 2019 में भी 100% स्ट्राइक रेट उनका था जी। माफ कीजिएगा, 2019 में नहीं, 2014 में उनका 100% स्ट्राइक रेट था। 3 में 3 सीट लोकसभा में जीते थे। 2019 में उनका प्रदर्शन भले ही नकारा हो, नहीं जीत पाए 5 सीटों में से कोई सीट, लेकिन वोट के मामले में 3.65% वोट उनको आया था, और 14.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर के आए थे इन 5 सीटों में। तो निश्चित रूप से एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो छत्रप हैं जो 2025 में एक बड़ा अंतर पैदा करने वाले हैं, इन लोगों पर विशेष ध्यान होगा, और यही लोग निर्धारण करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन होगा, और बिहार में सरकार किसकी बनेगी। बाबा, इसमें कहीं ना कहीं नागमणि का भी नाम जुड़ जाता है। बिल्कुल जुड़ता है, इसमें नागमणि का भी नाम जुड़ता है। नागमणि का इसलिए भी नाम जुड़ना जरूरी है कि अगर देखा जाए तो कुशवाहा समाज को लेकर के वो एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, और इतना ही नहीं, वो जिस फैमिली से आते हैं, उनके पिताजी जगदेव बाबू को लेकर के आपको सबको पता है कि बिहार में उनकी क्या पूछ है। हर कोई की राजनीति जो शुरू होती है तो उन्हीं से होकर के शुरू होती है। तो देखा आपने, बाबा ने तमाम जो छत्रप पार्टियां थी उसके बारे में बताया। हालांकि कुछ पार्टियां इसमें से गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन अब सीट शेयरिंग का मामला अभी तक बिहार में फंसा हुआ है। देखिए, दिल्ली के सीएम का फैसला तो हो गया है, लेकिन अब आप जब खबर देख रहे होंगे उससे कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा कि क्या बिहार से या पूर्वांचल क्षेत्र से कोई डिप्टी सीएम बनता है या नहीं बनता है दिल्ली में। उसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से जो है हलचल में आएगी। अब देखना होगा कि ये जो तमाम जो छत्रप हैं वो बिहार चुनाव से पहले कौन सा बड़ा एंगल लेते हैं, जिससे कि
जब चुनाव होगा और जीत हार तय होने लगेगा तो उसमें उनकी भूमिका रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।